पुराने महल और महलों की दीवारें कुछ कहती है। राजा और राजमहल की कहानी सुनते सुनते रोहन को नींद आ रही थी। धीरे धीरे आंखें बंद हो रही थी और दिमाग में बार बार दूर खड़ी चट्टान पे बंधा वो रूठी रानी का महल याद आ रहा था। दरअसल हुआ यूं था कि रोहन आज गुजरात के ईडर से गुजर रहा था और वहां से गुजरते वक्त उसने दूर से वही रूठी रानी के महल को देख लिया था। रोहन ने जब से वह महल को देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन रोहन को बार बार कुछ सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ईडर के पहाड़ और वही पहाड़ों के बीच बंधा रूठी रानी का वो महल रोहन को कुछ कहना चाहता था। वह पहाड़ों को देख रोहन भावुक हो गया। उसे लगता था कि वो पहाड़ उसे कुछ कहना चाहते हैं। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंचा और खाना खा के सोने लगा। सोने के बाद गहरी नींद में रोहन को ईडर की वही रूठी रानी का सपना आया। सपने में रोहन ने क्या देखा, आइए देखते हैं आज के सीजन 2 के पहले एपिसोड में, जो है ईडर के इतिहास और राजा के बारे में। गहरी नींद में जाते ही रोहन सालों पुराने शहर ईडर पहुंच जाता है। दरअसल ईडर पहले इल्वदुर्ग के नाम से जाना जाता था। ईडर की चट्टानों के बीच रह रहे इल्वन और वातापी नामक 2 शैतानों की वजह से ईडर को इल्वदुर्ग कहा गया। यह 2 शैतान ईडर के पहाड़ों में रहते थे, तो लोग हमेशा गुजराती में कहते थे कि आई डर छे, मीन्स यहाँ पे डर है, इसीलिए यह शहर का नाम ईडर पड़ा। हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसी मानता है। ईडर शहर का उल्लेख महाभारत और भाविसोत्र पुराण में इल्वदुर्ग नाम से किया गया है। ईडर की उत्पत्ति की सही तारीख ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह उस समय अस्तित्व में आया था जब महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में युधिष्ठिर हस्तिनापुर पर शासन कर रहे थे। परंपरा के अनुसार ईडर को शुरुआती समय से माना जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले चक्र में युग यह ज्ञात था और वर्तमान चक्र में विक्रम के दिनों से पहले पौराणिक राजा वेणीवचराज ने ईडर पर शासन किया था, जो एक सुनहरी आकृति का राजा था जिसने पहाड़ी और उसके जलाशय को बनाने में मदद की थी। उनकी रानी एक नागपुत्री थी जो दुनिया के सांप राजा की बेटी थी। इतिहास के मुताबिक पहले ईडर भीलों के कब्जे में था और राजा मांडलिक ईडर के राजा थे। 777 की बात है। मैत्रिका वंश के राजा वल्लभी हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां कमलावती और पुष्पावती थी। यह 2 रानियां अंबाजी में अपनी मन्नत पूरी करने गई हुई थी। वहां उन्हें खबर मिली कि वल्लभी का पतन हो गया है। यह सुन के रानी ने वहां गुफा में शरण ली और वहीं एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम गृहादित्य रखा गया। गृहादित्य यानी गोहा, यानी जिसने गुफा में जन्म लिया। वह समय में पत्नियां पति के मृत्यु के बाद पति के साथ चिता में बैठ जाया करती थी और अपने प्राण को त्याग देती थी। यह रानी ने भी वही किया और गृहादित्य के जीवन में माता पिता का प्यार ना रहा। गृहादित्य को किसने पाला वो इतिहास में कहीं भी मेंशन नहीं है, पर यह कहा जाता है कि गृहादित्य साहसी भावना और साहसी चारित्र्य रखने वाला राजकुमार था। गृहादित्य ईडर भीलों में राजा के तौर पर चुना गया था और फिर कई पीढ़ियों तक उनके उत्तराधिकारियों ने ईडर पर शासन किया। आखिर में नागादित्य या फिर अपराजिता
जो 8वें राजकुंवर थे उनको प्रजा द्वारा मारा गया था। उन्होंने बाप्पा रावल नाम के बेटे को छोड़ दिया, जो अपने पिता के प्रमुख बनने में कभी सफल नहीं हुआ, लेकिन मेवाड़ वंश के संस्थापक बना। चीनी तीर्थयात्री जुआनजैंग ने एक जगह का उल्लेख किया है जिसे वह ओकलियाली कहते हैं, जो ईडर के पास एक गांव वडाली को लिखने का चीनी तरीका है। ब्रिटिश जनरल कनिंघम ने इस स्थान की पहचान ईडर से की थी। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि 11वीं शताब्दी में वडाली प्रमुखों के परिवार की राजधानी थी, जो राजा भरतगुप्त के वंश का दावा करते थे, जिन्हें जनरल बप्पा के समान मानते थे। परंपरा के अनुसार ईडर को परिहार राजपूतों ने वापस ले लिया, जो चित्तौड़ के अधीन थे। उन्होंने कई पीढ़ियों तक शासन किया। 12वीं शताब्दी के करीब ईडर प्रमुख ने दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ गुरिद सल्तनत के खिलाफ भाग लिया। वे तराइन का युद्ध जो 1192 में हुआ था, उसमें मारे गए। ईडर तब हाथी सौर्द नाम के एक कोली राजा के हाथों में गिर गया था। यह राजा ने सौर्द वंश की स्थापना की। कुछ समय बाद हाथी सौर्द सोनगंजी नामक एक राठौड़ राजकुमार द्वारा मारा गया, जिसके बाद सोनगंजी राजकुमार ने ईडर पर कब्जा ले लिया और राओस के राजवंश का संस्थापक बन गया और उसने कई पीढ़ियों तक ईडर में राज किया। भाग्य के कई बदलावों और मुसलमानों के साथ कई संघर्षों के बाद राओस ईडर को छोड़ने के लिए आखिरकार थे, और जो 1728 में मारवाड़ के राठौड़ वंश द्वारा सफल हुए। ईडर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के किले पर 1729 में जोधपुर के महाराजा अजित सिंह जी के बेटे आनंद सिंह जी और राय सिंह जी ने विजय प्राप्त की थी। ईडर राज्य में संयुक्त रूप से 2 भाइयों द्वारा शासन किया गया था। आनंद सिंह जी के मृत्यु के समय उनके पुत्र और उत्तराधिकारियों ने अपने चाचा के साथ संयुक्त रूप से राज्य का शासन 1766 में दिया था। महाराजा शिव सिंह जी ने उसके बाद अकेले शासन किया, लेकिन फिर राज्य को 1791 में अलग अलग संस्थानों में विभाजित कर दिया। ईडर प्रॉपर, अहमदनगर, मोरासा, बाद और सूर उसके 5 जीवित पुत्रों को दिया गया। इन सभी क्षुद्र राज्यों को धीरे धीरे फिर से मिला दिया गया। 1821 में मोरासा, 1826 में बाद और 1843 में बाकी राज्यों को मिला दिया गया। अहमदनगर सबसे आखिर में मिलाया गया था, जब महाराजा तख्त सिंह जी उस परिवार में वैद्य पुरुष उत्तराधिकारियों की विफलता पर जोधपुर के सिंहासन पर सफल हुए। राज्य की राजधानी को फिर अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया। 1901 में प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों की विफलता बिना किसी निर्धारित उत्तराधिकारी के परिणाम स्वरूप वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने जोधपुर के प्रसिद्ध रेजेंट को महाराजा के रूप में चुना। जोधपुर और अहमदनगर के महाराजा तख्त सिंह जी के तीसरे बेटे महाराजा सर प्रताप सिंह जी अपने दिन के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय भारतीय थे। इन्हें जन्मजात सैनिक, सीधी बात करने वाला, कौशल, अपार प्रशासनिक क्षमता के साथ उन्हें राजपूत राजकुमार के आदर्श अवतार में देखा गया। ऑसबॉर्न में महारानी विक्टोरिया को मिलने के बाद से उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ स्थायी मित्रता बनाई थी। इनमें जॉर्ज 5 भी थे, जिन्होंने भारत की अपनी कई यात्राओं में हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उनका वृद्ध मित्र उनका करीबी है। यह शायद अकेला आदमी था जिससे राजा विनम्रता पूर्वक काम लेता था, अक्सर एक मुस्कुराहट के साथ, जैसा कि सर प्रताप ने उसे सगाई करने या पराक्रमी और प्रतिष्ठित लोगों को अपनी उपस्थिति से अलग करने का आदेश दिया था। अपने मोजों के नीचे सभी तरह से वफादार बूढ़े आदमी ने
1911 में अपने युवा भतीजे के रिजेंट के रूप में जोधपुर लौटाने के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। महाराजा सर प्रताप जी ने कई बार शादी की थी, हालांकि उन्होंने कम पत्नियों द्वारा बेटों का स्थिर पक्ष लिया और एक पोलो टीम बनाई। वह एक सही वारिस का उत्पादन करने में विफल रहे। उन्होंने उनके भतीजे राजा दौलत सिंह जी को गोद लिया और उन्हें ईडर की सल्तनत सौंपी। दौलत सिंह का विचार आते ही रोहन सपने में जो सोच रहा था वो सोच से बाहर आके ईडर के पहाड़ यानी ईडरियो गढ़ की ओर बढ़ता है। उसे राजा दौलत सिंह का वो महल और उसकी रानी दिख रही है। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे ईडर की रानी और खड़ी चट्टानें कुछ कहना चाहती हो। रोहन सपने में देखता है कि रानी रूठ के उसके महल यानी जो दौलत सिंह के महल से भी ऊपर स्थित है वहां चली गई है। उसे कभी ऐसा दिखाई देता है कि अंबाजी में माता जी की आरती हो रही है। वह आरती के बाद वहां मशाल जलाई जाती है। वह मशाल देख के रूठी रानी के महल पे भी मशाल जलती है। फिर जाके वह रानी अपना भोजन लेती है। राजा दौलत सिंह एक शांत स्वभाव के और मेहनती शासक थे। अपने चाचा द्वारा सौंपी गई ईडर की सल्तनत को वे 1911 से संभालने लगे। उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने विषयों के हितों की देखभाल करने में बिताया। हालांकि उन्होंने सभी मामलों में समान रुचि ली। उन्होंने 1931 तक ईडर की कमान संभाली। उसके बाद राजा चले गए और उनका महल खाली हो गया। 1992 में राजा दौलत सिंह की मृत्यु हो गई। आज वही खूबसूरत महल खंडर बन गया है। पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। चंद पैसों के लिए वहां ग्रेनाइट की माइनिंग की जा रही है। वह पत्थर रोहन के कानों में चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें बचा लो। हजारों सालों से ईडर एक स्टेट हुआ करता है। आज वही ईडर की धरोहर को नष्ट किया जा रहा है। वहां के शासक हो चुके कई राजा मानो जैसे चीख चीख के पुकारते हो कि बचा लो मेरे ईडर को, लेकिन शायद वही राजाओं के वंशजों ने उनको यह सब करने की अनुमति दी है। रोहन को चारों ओर से आवाजें आने लगी थी और अचानक से एक बड़ा पत्थर तेजी से रोहन की ओर बढ़ता है और रोहन की नींद खुल जाती है। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार सपनों के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।